नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। सभी को जय श्री महाकाल, सभी को राधे राधे। अंकुर भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी तमाम साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी जीत की तैयारी, एक बार जल्दी से बताएंगे। हमारे साथ में अरविंद भाई, शिखा, सावन, वर्षा है ना, दीपू, मंजू, सुमित, चंदन, कुणाल, राहुल, कविता, अक्षय, अजीत, शुभम, चंदन, अरविंद, तमाम साथी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिहार पुलिस बहाली के इस बुद्धा 2.0 बैच में। इसी के साथ एएलपी में भी यही क्लासेस चल रही है, जरूर ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे। और उसी के साथ आपकी DSSB में भी यही क्लासेस चल रही है। मैं सारी क्लासेस को, आपकी तीनों क्लासेस को मैं ध्यान में रखते हुए ही, उनके क्वेश्चंस पेपर को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, उसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूं आप लोगों के लिए कि आज ये तीसरा डेमो है और तीसरा यानी अंतिम डेमो है मेरे दोस्त। अगर आपको कोर्स अभी भी परचेस करना है तो आप कर सकते हैं। ये टाइम टेबल है जो कि नियमित तौर पर आपकी क्लासेस समय समय पर चल भी रही है। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह 8 बजे बिहार जीके की क्लासेस सर के द्वारा आपकी ली जाती है। उसी के साथ मैथ्स की क्लासेस सुबह 9 बजे और फिजिक्स की क्लासेस और केमिस्ट्री की क्लासेस आपकी 10 बजे आयोजित की जाएगी। 27 तारीख से बायोलॉजी की क्लासेस भी इसी के साथ आपकी शुरू की जाएगी। हिंदी दोपहर 2 बजे आप राम सर के साथ जुड़ते हैं और इकोनॉमिक्स के साथ मेरे साथ 3 बजे आप प्रतिदिन जुड़ते हैं। इंग्लिश की क्लासेस शाम को 4 बजे और ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस शाम को 5 बजे, फिर 6 बजे पॉलिटी की क्लासेस आपको मिलती है। आज अंतिम डेमो है दोस्त, जरूर आप निर्णय लीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो कोर्स खरीदना। कैसे खरीदोगे? RWA का एप्लीकेशन डाउनलोड करना। ये पॉपअप मैसेज में आपको यहां अगर बुद्धा 2.0 बैच दिखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखे तो पेड क्लासेस में जाना। यहां पर आपको सबसे पहले ही दिख जाएगा, बाय नाउ पर क्लिक करना दोस्त, अप्लाई कूपन करना। उसके पहले आप खरीदना मत, नहीं तो पैसे पूरे लग जाएंगे। ध्यान रखना, जैसे ही आप अप्लाई कूपन करोगे तो यहां पर बिहार 20 कूपन आपको लगाना है और अप्लाई कर देना मेरे दोस्त। ये 599 वाला जो कोर्स है आपको मात्र 480 रुपए में पड़ेगा। 20% का डिस्काउंट आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और इस बैच में आपको पुराना जो बुद्धा बैच है वो रिकॉर्डेड आपको मिलेगा ही मिलेगा, डोंट वरी। उसी के साथ लाइव क्लासेस आपको, जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूं वैसे हर टीचर्स की लाइव क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगी। डाउट ग्रुप का बहुत ही शानदार, मैंने आपको बताया ही है कि ये शानदार कॉन्सेप्ट मुझे यहां लगा। क्लास नोट्स पीडीएफ भी आपको मिलती है, इसके साथ में बोर्ड पीडीएफ भी आपको प्रतिदिन मिल रही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट आपको प्रदान किए जाएंगे और अच्छी खासी फैकल्टीज या टीचर्स आपको पढ़ाने का कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है। तो आइए, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। मैंने पंचवर्षीय योजना शुरू की थी और आपको बताया था कि देश के अंदर कुल 12 पंचवर्षीय योजना का आयोजन किया गया। इसमें से सबसे पहली पंचवर्षीय योजना देश को आजादी के बाद में शुरू की गई थी। ध्यान रखना, ये जो पंचवर्षीय योजना है, ये पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक की योजना है मेरे दोस्त। इस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ जरा वो देखना। इस पंचवर्षीय योजना में मेरे दोस्त मॉडल जो अपनाया गया उसका नाम था हेराल्ड डोमर मॉडल, और इसका जो उद्देश्य था वो अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास था, बैलेंसिंग डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब है कि हमें इकोनॉमी के हर सेक्टर का डेवलपमेंट करना, इसकी जिम्मेदारी रखी गई मेरे दोस्त। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रायोरिटी जो है हमारी वो हमने कहां कहां दी, तो कृषि में दी। कृषि करने के लिए हमें सिंचाई चाहिए तो दूसरे नंबर पर सिंचाई, और सिंचाई के लिए हमें बिजली चाहिए तो तीसरे नंबर पर बिजली मेरे साथियों। ये प्रायोरिटी का मामला रहा इस पहली पंचवर्षीय योजना में। लक्ष्य कितना रखा गया, तो 2.1% का लक्ष्य इसमें रखा गया। टारगेट कितना था, तो 3.6% का टारगेट था। और इसी में हमने 5 IIT की स्थापना भी की मेरे साथियों। CDP प्रोग्राम यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम अमेरिका के सहयोग से 2 अक्टूबर 1952 को हमने शुरू किया। हाँ, खुशबू जी ने कहा है कि भैया औद्योगिक नीति भी इसी में आई, बिल्कुल सही है। जो दूसरी औद्योगिक नीति है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में आई है। आपको पता है वो दूसरी औद्योगिक नीति 30 अप्रैल को आई थी, और 30 अप्रैल मेरे साथियों ध्यान रखना, 30 अप्रैल 1956 जो है वो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में, सॉरी दूसरी पंचवर्षीय योजना में चला जाता है, ठीक है। क्योंकि ये पहली तो 31 मार्च तक है ना, तो मार्च के बाद अप्रैल आएगा ना, इसलिए ध्यान रखना है थोड़ा सा। फिर मैंने आपको ये बताया कि उपलब्धियां क्या क्या थी। तो हमने बहुत सारी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट को इसमें शुरू किया था। जैसे मैं बताऊं, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है,
व्यास प्रोजेक्ट व्यास नदी पर बनाया गया दोस्त। उसके बाद में हीराकुंड प्रोजेक्ट आपका महानदी पर है मेरे साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। और दामोदर वैली प्रोजेक्ट आपका दामोदर नदी पर बनाया गया है। और इन्हीं बहुउद्देशीय परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अगर बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना की दोस्त, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एएलपी के लिए भी है भानु प्रताप जी, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1956 से लगा करके 1961 तक का समय है। इसमें जो मॉडल अपनाया गया उसे प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि नेहरू जी इस समय प्रधानमंत्री थे तो इनका भी बहुत सारा योगदान इसमें था, इसलिए इसे नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और प्राथमिकता हमने किसको दी थी, तो भैया पहले में कृषि को दी थी, दूसरे में हम किसको देंगे, तो औद्योगिकीकरण को देंगे। तीव्र औद्योगिकीकरण आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, भारी और आधारभूत उद्योगों को बढ़ावा देना हमारा इसमें उद्देश्य था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था मेरे साथियों, इसका ऑब्जेक्टिव था दूसरी पंचवर्षीय योजना का समाजवादी समाज की स्थापना करना या फिर इंडस्ट्री को प्रमोट करना, उद्योगों को बढ़ाना, यह इसका उद्देश्य था। इस पंचवर्षीय योजना में टारगेट 4.5% के आसपास हमने बनाया था। अचीवमेंट 4.3% की हमने की थी मेरे दोस्तों, यह बात आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े चलिए अगला है मेरे दोस्त उपलब्धियां। इसमें कुछ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में हमने बात की थी। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना हमने अलग अलग स्थानों पर की, जैसे भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो यहां पर हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना किसके सहयोग से की थी मेरे दोस्त, तो ध्यान रखिएगा यहां पर हमने रूस के सहयोग से की थी। वहीं पर राउरकेला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना हमने जर्मनी के सहयोग से की, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहां पर ब्रिटेन के सहयोग से हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी। एक बात आप और भी इसमें लिख ले मेरे साथियों, इसी पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति आई थी। दरअसल द्वितीय औद्योगिक नीति है ना, द्वितीय औद्योगिक नीति, इसे आप लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, तो सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप इसे कह देते हैं, द्वितीय औद्योगिक नीति। और इसको हम कहते हैं सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये कब आई थी मेरे साथियों, तो 30 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 1956 को आई थी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी सेकंड वाली कब आई थी, तो भैया 1956 में आई थी, ध्यान रखना, सेकंड 5 ईयर प्लान में ही आई थी, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना पर आधारित योजना भी कह देते हैं। और जो मॉडल है वो जॉन सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, दोनों ही याद रखना है, दोनों ही परीक्षा में आते हैं, यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रायोरिटी हमने इसमें उद्योग और कृषि दोनों को दी थी, ध्यान रखना मेरे दोस्त। फिर मैं अगर बात करूं इसके अंदर, तो यह सर्वाधिक असफल है, कारण क्या है, क्योंकि 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हो जाता है, तो हमारी स्थिति अब वैसी नहीं रहती जैसी रहनी चाहिए थी, ठीक है। 1965 में भारत में दोस्त सूखे की स्थिति हो जाती है और 1965 में ही भारत का युद्ध पाकिस्तान के साथ हो जाता है। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है, तो हम इस बात को झेल नहीं पाते हैं, ध्यान रखना। इतना सारा पैसा हमारा यहीं खर्च हो जाता है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम क्या ही पैसा खर्च करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए सर्वाधिक असफल तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, बिल्कुल खुशबू, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे आगे हम बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में आखिर क्या क्या बातें थी, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ध्यान रखना मेरे साथियों, मैंने मॉडल भी आपको बता दिया, इसके अंदर प्रायोरिटी भी मैंने बता दी, इसका उद्देश्य मैं आपको बताता हूं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, मैं यहीं पर अब आगे बढ़ूंगा इसके साथ में, है ना। तो हम लिखेंगे इसका उद्देश्य, भैया तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। तो दोस्त आ जाओ जरा उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। थोड़ा हल्का सा छोटा हो गया, मैं बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या जवाब दोगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, आत्मनिर्भरता इसका उद्देश्य है, आत्मनिर्भरता। और आत्मनिर्भरता को हम लोग इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, तो सेल्फ रिलायंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट हम इसे कहते हैं।
आत्मनिर्भरता इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था मेरे साथियों। क्या क्या उपलब्धियां थी इसके अंदर जरा वो समझ लो भैया। इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने उपलब्धियां क्या क्या हासिल करी उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो दोस्त इस तीसरी पंचवर्षीय योजना का सबसे पहले तो समय आप देखो भैया, इसका समय देखोगे तो आपको उपलब्धियां भी पता चल जाएगी। बोले गुरुजी हमने समय तो देख लिया, कितना समय है? तो बोले गुरुजी इसका समय 1961 से 1966 के बीच में है। देखो मैं उपलब्धियां कुछ आपको बताता हूं मेरे दोस्तों। सबसे पहली उपलब्धि जो मुझे लगती है वो लगती है आईडीबीआई बैंक की। ध्यान रखना इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारी सबसे पहली उपलब्धि थी 1964 में हम लोगों ने क्या कर लिया, यूटीआई की स्थापना कर ली। अब ये यूटीआई क्या होता है तो अभी केवल यूटीआई समझ ले, ठीक है, ध्यान रखना अभी केवल यूटीआई को समझ ले कि यूटीआई की स्थापना, यूटीआई का मतलब ये होता है मेरे साथियों यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है, ध्यान रखना। अभी बात करूंगा ये म्यूचुअल फंड क्या होता है जब कैपिटल मार्केट आपको पढ़ाऊंगा, अभी के लिए केवल इतना समझे। दूसरा मेरे साथियों 1964 में हमने एक और काम किया जिसका नाम है आईडीबीआई बैंक। और आईडीबीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखना मेरे दोस्त आईडीबीआई की स्थापना हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की थी। फिर तीसरा बिंदु क्या आ सकता है मेरे साथियों 1965 में, ध्यान रखना 1965 में क्या हुआ तो 1965 में मेरे साथियों एपीसी की स्थापना की गई। एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी हम इसे कहते हैं, कृषि कीमत आयोग भी आप इसे कह देते हैं मेरे दोस्त, एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी। ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कल्चरल हो गया, एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी। एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी जिसे हम कृषि कीमत आयोग के नाम से भी जानते हैं, कमीशन होता है ऐसे तो, कृषि कीमत आयोग, कृषि कीमत आयोग, इसकी भी स्थापना हमने 1965 में ही करी मेरे साथियों। इसके अलावा और क्या क्या उपलब्धियां हमारे पास में रही है तो ध्यान रखिएगा 1964 में हमने एक और काम किया, सॉरी 1965 में हमने एक और काम किया मेरे साथियों। आपको याद होगा 1965 में भारत में बफर स्टॉक को बनाए रखने के लिए एक स्थापना की गई जिसे भारतीय खाद्य निगम हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय खाद्य निगम, इसे अंग्रेजी में एफसीआई के नाम से जाना जाता है, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या बोल देते हैं दोस्त इसको? फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो यहां पर लिख लो फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसे भारतीय खाद्य निगम के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं दोस्त इसको? इसको भारतीय खाद्य निगम के नाम से जाना जाता है। तो 1965 में एक यह भी कारण था मेरे साथियों, यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1964 में एक और उपलब्धि लिखेंगे जरा, और वो उपलब्धि थी कि हमने बोकारो में, जो कि झारखंड में पड़ता है, एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना रूस के सहयोग से वहां पर भी की थी मेरे साथियों। तो ध्यान रखिएगा बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ये कहां पर पड़ता है दोस्त? ये झारखंड में पड़ता है। ये झारखंड में पड़ता है। और किस देश के सहयोग से हमने स्थापना करी? तो रूस के सहयोग से। हालांकि यूएसएसआर था, तो रूस के सहयोग से हमने स्थापना करी।
तो रूस के सहयोग से हमने यहां पर इसकी स्थापना करी दोस्त। यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़े। संगम खंडारे जी, चलिए बहुत बढ़िया, संगम खंडारे जी नाम है आपका, कोई बात नहीं, इतनी बातें समझ में आ गई आपको। चलिए अब देखो, हमारे पास में तीसरी पंचवर्षीय योजना में दुख बहुत हुआ, क्योंकि हमारे पास में इतने सारे कारण रहे इस पंचवर्षीय योजना के असफल होने के। अब हम क्या करें दोस्तों, ध्यान रखना, अब हम इस मार को झेल नहीं पाए, अब हम अगली पंचवर्षीय योजना बना ही नहीं पाए। हमने सोचा यार वार्षिक योजनाएं बनाते हैं, तो दोस्त हमने क्या किया, वार्षिक योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में हम एनुअल प्लान पर आ गए। हमने सोचा कि अब देश का खजाना खाली हो चुका है, अब हम पंचवर्षीय योजना को बनाने से अच्छा है कि एक एक वर्ष की योजना बना ले। तो वार्षिक योजना हमने अपनाई मेरे दोस्त, और ये जो है एनुअल प्लान हम इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, एनुअल प्लान। एनुअल प्लान के नाम से हम इसे कहते हैं मेरे दोस्त। और वार्षिक योजना हमने बनाना शुरू कर दी। दरअसल हमने एक एक वर्ष के लिए 3 वर्षों की, मतलब एक एक वर्ष की 3 वर्षों के लिए योजना बनाई। वार्षिक योजना का जो टाइम पीरियड है मेरे दोस्त, वो 1966 से लगा करके 1969 तक का है, 1966 टू 69 मेरे दोस्त। ये 3 सालों के लिए हमने क्या किया, एक एक वर्ष की योजना बनाई। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं, है ना, बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई, बिल्कुल एएलपी के लिए भी है। ठीक है सर, आपसे खाकी 2.0 में पढ़ा है, कवर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, पर अभी पढ़ लो, थोड़ा सा अपडेशन आया है इसमें, है ना, पढ़ लोगे तो काफी अच्छा रहेगा, बाकी आपकी इच्छा भाई। चलो ध्यान रखना, वार्षिक योजना हमने अपनाई और एक एक वर्ष की योजना अपनाई। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली जो योजना थी वो 1966 से लगा करके 67 तक थी। दूसरी योजना 1967 से लगा करके 68 तक थी। और तीसरी योजना जो थी वो 1968 से लगा करके 69 तक थी। अगर इन योजना के दौरान हमने जो जो काम किए मेरे साथियों, वो जरा देखना, इन योजना के दौरान कौन कौन से काम हुए, आप खुद ही मुझे बताएंगे। 1966-67 में एक योजना की शुरुआत की गई थी, आपको पता होगा उस योजना का नाम क्या है, हरित क्रांति। हालांकि क्रांति कहूं तो ज्यादा सही शब्द है। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत मेरे साथियों 1966-67 के दौरान ही शुरुआत की गई थी। और बाकी हरित क्रांति के बारे में मैं आपको आगे जब भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में डिस्कशन करूंगा ही करूंगा। अभी के लिए केवल इतना समझ ले कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो 1966-67 में अपनाया गया भारत में। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि जो हरित क्रांति है मेरे दोस्त, उसके पिताजी जो है, फादर जो है, वो भारत में एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विदेश जो है मेरे साथियों, उसमें विदेशों में किसे कहा जाता है, तो विदेशों में नॉर्मन बोरलाग को कहा जाता है। जब मैं क्रांतियां पढ़ाऊंगा तब इसको और स्पष्टता दूंगा, अभी के लिए केवल इतना समझ लें। 1968-69 में क्या हुआ वो जरा देखो। 1968-69 में क्या हुआ जरा उसकी मैं बात करता हूं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्त। 1968-69 की मैं बात करता हूं। 1968-69 में क्या हुआ, तो 1968-69 में क्या हुआ मेरे साथियों देश के अंदर, जरा वो समझना। 1968-69 में एक समिति की स्थापना की गई थी जिसका नाम है नरीमन समिति। क्या नाम है मेरे दोस्त, नरीमन समिति। क्या बोलते हैं उसको, नरीमन समिति हम इसे कहते हैं। तो दोस्त नरीमन समिति मैंने नाम लिखा, क्या लिखा, नरीमन समिति। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया 1968-69 में क्या हुआ, तो नरीमन समिति की स्थापना की गई। और इस नरीमन समिति ने क्या सिफारिश करी थी, इस नरीमन समिति ने यह सिफारिश करी थी कि देश में बैंकों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए हमें एक काम करना पड़ेगा। इसकी रिकमेंडेशन थी कि बैंकों में सुधार लाने के लिए हमें लीड बैंक स्कीम की शुरुआत करना पड़ेगी। किसकी शुरुआत करना पड़ेगी, लीड बैंक स्कीम। तो ध्यान रखिएगा, एलबीएस योजना का नाम क्या है, एलबीएस। तो नरीमन समिति की सिफारिश पर मेरे दोस्त एलबीएस की स्थापना की गई। बोले एलबीएस क्या है, तो एलबीएस का मतलब होता है लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम मतलब लीडरशिप करना, नेतृत्व करना। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई बैंक अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको बोल सकते ना यार तुम एक काम करो, नेतृत्व कर लो यार,
तुम इनको समझाओ यार, ये हमारी जो बैंकें हैं, सरकारी बैंकें, ये किस तरीके से काम करें। तो लीड बैंक स्कीम की शुरुआत कब की गई मेरे साथियों? तो भैया ध्यान रखना 1968-69 में की गई, वार्षिक योजना के दौरान ही की गई, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इतनी सारी बातें आपको किससे संबंधित है? तो इस वार्षिक योजना से संबंधित है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि वार्षिक योजना का समयकाल क्या है, तो वार्षिक योजना का समयकाल मेरे साथियों इतना इतना है। सुमित सिंह जी कह रहे हैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। मेरे दोस्त ध्यान रखना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई को। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, है ना, यह बात समझना जरा। और 1 अप्रैल पहले आता है, 1 अप्रैल 1969 पहले आता है, या फिर मुझे एक बात बताओ, 1 जुलाई 1969 पहले आता है? ये पहले आएगा ना। तो अब जो अगली योजना चलेगी उसमें काम होगा ना उसका, इतना क्यों लोड लेते हो? टेंशन मत लो, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो मेरे दोस्त। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आईडीबीआई में पहले आई नहीं लिखना है, लिखे हैं। अच्छा, आईडीबीआई में पहले आई नहीं लिखा हूं मैं, ऐसा किसने कहा? ये लिखा तो है आई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिखा तो हूं भाई। चलिए अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। तीसरी हो गई, अब मैं बात करता हूं चौथी पंचवर्षीय योजना। तो 4th 5 ईयर प्लान। चौथी पंचवर्षीय योजना, और चौथी पंचवर्षीय योजना को हम किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना दोस्त, इसको 4th 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं। फोर्थ 5 ईयर प्लान, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? तो ध्यान रखना दोस्त, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1969 से लगा करके 74 तक है, 1969 से लगा करके 74 तक। ठीक है, 1974 तक इसका टेन्योर है, इसका टाइम पीरियड है मेरे दोस्तों। आ गई बात समझ में? ये किससे संबंधित है मेरे दोस्त? तो इस चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। चौथी पंचवर्षीय योजना में मॉडल कौन सा था? तो अशोक रुद्र एवं एलन मॉडल। ध्यान रखना क्या नाम था? अशोक रुद्र एवं एलन मॉडल, ये इसमें मॉडल अपनाया गया था। तो पहली बात लिखेंगे मॉडल, और मॉडल का नाम क्या था? अशोक रुद्र एवं एलन मॉडल था मेरे साथी, है ना। अशोक रुद्र एवं एलन मॉडल जो था इस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया मॉडल था। अगर आपसे पूछा जाए मेरे साथियों कि चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था, इसका लक्ष्य कितना था, टारगेट कितना था, तो मेरे दोस्त इसके लक्ष्य या टारगेट की मैं बात करूं तो इसमें लक्ष्य था 5.7% की ग्रोथ लेना। कितना था? तो 5.7% की ग्रोथ लेना इसका टारगेट था। प्राप्ति कितनी हुई इसमें भैया? अचीवमेंट कितनी की गई? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, इसमें अचीव कितना हुआ। तो अगर प्राप्ति की मैं बात करूं, अचीवमेंट की मैं प्राप्ति की मैं बात करूं तो अचीवमेंट कितना था इसमें? तो ध्यान रखिएगा 3.3% ही था मेरे साथियों, 3.3%। प्राप्ति कम कर पाए हम, 3.3% की ही प्राप्ति कर पाए, ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगली बात मेरे साथियों, इसका उद्देश्य क्या था? अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था,
तो ध्यान रखिएगा, इस चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास। पहला उद्देश्य क्या उद्देश्य था? उद्देश्य को हम ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव। तो इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी। स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास। ठीक है, इसको अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मैं लिखता हूं इकोनॉमिक ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्थिरता के साथ साथ देश का विकास करना, इसका क्या था मेरे साथियों? ऑब्जेक्टिव था। यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इस पंचवर्षीय योजना में हमारी क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या मुख्य मुख्य बिंदु रहे इसमें, तो दोस्तों ध्यान रखना, इस पंचवर्षीय योजना में जो खास खास बिंदु रहे उसमें से एक बिंदु तो यह रहा कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारा 1971 में एक युद्ध हो गया पाकिस्तान के साथ। तो भैया पाकिस्तान के साथ में हमारा युद्ध हुआ। आपको पता ही है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में युद्ध था। हमने बांग्लादेश का सहयोग किया और दरअसल जानबूझकर हमने सहयोग किया। उस समय तात्कालिक रूप से जो सरकार थी उसने ऐसा सोचा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर आपस में लड़ लिए और बांग्लादेश जो है उस पर अधिकार अगर पाकिस्तान का हो गया मेरे साथियों, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने ये काम किया। फिर दूसरा क्या रहा उपलब्धि मेरे साथियों? ध्यान रखिएगा, एक और मतलब बिंदु इसके अंतर्गत रहा जो कि आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। 1970 में दरअसल ऑपरेशन फ्लड, जो कि श्वेत क्रांति से संबंधित है, शुरू किया गया। तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। इसका संबंध किससे था? तो मिल्क प्रोडक्शन से था। मिल्क प्रोडक्शन। तो ध्यान रखना है दोस्तों, दुग्ध उत्पादन से संबंधित इसका संबंध था। 1970 में शुरू किया गया था, यह बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके साथ ही मैं बताऊं, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो भी इसी में किया गया था। अभी मैं श्वेत क्रांति के बारे में भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब क्रांति वाला टॉपिक आएगा तब मैं परवारा करवा दूंगा वहां पर बात, आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अभी केवल जितना लिखवा रहा हूं ना उतना लिख लो। दूसरा था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो नेशनलाइजेशन ऑफ 14th बैंक, राष्ट्रीयकरण। तो ध्यान रखिएगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी में किया गया था। जिन बैंकों के पास में 200 करोड़ रुपए की जमा पूंजी थी, ध्यान रखिएगा, है ना, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। सर स्पीड बढ़ाई है भाई, इससे ज्यादा मैं स्पीड में बोल नहीं सकता, नहीं पढ़ा सकता हूं, क्षमा चाहूंगा आपसे, है ना। तुमने तो मुझे रोबोट समझ लिया दोस्त, ऐसा नहीं होता। नेशनलाइजेशन, भैया स्पीड की प्रॉब्लम है तो एक काम करो, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लो, ज्यादा सही रहेगा दोस्तों, है ना। ध्यान रखना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसमें किया गया? तो ध्यान रखना, इस चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया। इस चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, अच्छा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था यह भी लिख लो जरा, याद रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 को जिन बैंकों के पास में, मैंने गलत बोल दिया अभी थोड़ी देर पहले, ध्यान रखना, 50 करोड़ रुपए, है ना, 50 करोड़ रुपए की जो पूंजी थी, इतना अगर पैसा है तो भैया वो एक, मतलब वो बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हो सकता है। ये प्रावधान इसमें था, है ना। मैंने 200 करोड़ बोल दिया था, सॉरी। ध्यान रखना, अगली बात मैं बताना चाह रहा हूं इसमें, 1974 में हमने एक परमाणु परीक्षण किया था, एटॉमिक रिसर्च की थी, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। तो ध्यान रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्माइलिंग बुद्धा का संबंध किससे है, तो स्माइलिंग बुद्धा का संबंध जो है वो परमाणु परीक्षण से। किससे है? परमाणु परीक्षण। आपने पोखरण मूवी देखी होगी, है ना,
उसमें इसका जिक्र है। तो ध्यान रखिएगा, मैं लिख रहा हूं यह परमाणु परीक्षण से संबंधित है। परमाणु परीक्षण से संबंधित है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परिवार नियोजन कार्यक्रम भी इसी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो देश में उस समय परिवार नियोजन कार्यक्रम, और परिवार नियोजन कार्यक्रम को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, एफपीपी बोलते हैं। याद रखना, इसको पूरा लिखना। इसकी भी शुरुआत की गई थी। तो ये सारी की सारी बातें आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना से संबंधित है मेरे दोस्त। यहां तक समझ में आ गया सबको? एक बार चलिए एक बार बताएं। रितेश सिंह कह रहे सर स्पीड बढ़ाने से समझ नहीं आता है। जी हाँ, मुझे पता है कितनी स्पीड से पढ़ाना है ना। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार यहां तक बताएं भैया, चीजें स्पष्ट है क्या? जल्दी से बताएं सब लोग, थंबनेल का निशान बना करके बताएंगे। क्या यहां तक की बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक किसी को? बहुत बढ़िया, शानदार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अमन भाई गुड आफ्टरनून। हाँ कोई बात नहीं, है ना, ध्यान रखो। इतनी बातें समझ में आ गई ना। अब हम अगली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसे आप लोग अंग्रेजी में फिफ्थ 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं दोस्त। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना। दरअसल पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या है, वो जरा ध्यान देना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है मेरे दोस्त, हालांकि बनाया गया था तो 1974 से लगा करके 1979 तक ही, मतलब 5 सालों के लिए ही बनाई गई थी ये योजना। लेकिन चूंकि क्या हुआ दोस्त कि जनता पार्टी सरकार ने इसको 1 साल पहले ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। बोले 1 साल पहले इसको रोक देते हैं, इसलिए योजना केवल 4 वर्षों की योजना बनकर के रह जाती है। तो दोस्त यहां पर मैं लिखना चाहूंगा पहली बात, पांचवी पंचवर्षीय योजना में केवल 4 वर्षों की योजना। पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों की है, तो केवल 4 वर्षीय योजना। यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक रहा, तो 1974 से लगा करके 78 तक रहा मेरे साथियों। केवल 4 वर्षों के लिए इस योजना को चलाया गया। इस योजना को जनता पार्टी सरकार ने 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया था। यह बात भी यहां पर लिख लेना चाहिए, है ना। तो इस योजना को लिखेंगे, इस योजना को जनता पार्टी सरकार द्वारा 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। आ गई बात समझ में? तो 1 साल पहले ही इस पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया मेरे साथियों, रोक दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कई बार पूछी जा सकती है कि भैया किस सरकार के द्वारा
इस पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा वो इस पंचवर्षीय योजना की ही बात की गई है। अगर मॉडल की बात की जाए कि इस पंचवर्षीय योजना में कौन सा मॉडल अपनाया गया, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट मॉडल है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में डीपी धर मॉडल को अपनाया गया। क्या बोलते हैं दोस्तों? डीपी धर मॉडल। ठीक है, मैं हिंदी में ही लिख देता हूं। ठीक है दोस्त, डीपी धर मॉडल को इसमें अपनाया गया। कौन सा मॉडल अपनाया गया मेरे दोस्त? तो डीपी धर मॉडल। कौन सा मॉडल है? डीपी धर मॉडल। ध्यान रखना दोस्त, मैं अगली बात बताता हूं आपको। इसी पंचवर्षीय योजना में 5वीं में ही इंदिरा गांधी सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो ध्यान रखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने इसी पंचवर्षीय योजना में दिया। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है वो किसने दिया मेरे साथियों? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया गरीबी हटाओ का नारा मेरे दोस्त इस 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बताता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो ध्यान रखिएगा, चूंकि नारे से ही आपको चीजें समझ में आती है कि गरीबी को समाप्त करना इसका उद्देश्य होगा। तो मेरे दोस्तों उद्देश्य क्या था इस 5th 5 ईयर प्लान का? तो इसका ऑब्जेक्टिव था मेरे दोस्त, उद्देश्य वो उद्देश्य क्या था? गरीबी कम करना या गरीबी न्यूनीकरण या निम्नीकरण भी आप इसे कह सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं गरीबी उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना, लेकिन मैं भी जानता हूं कि गरीबी को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, है ना। इसको बोलते हैं पुअर्टी एलिविएशन। पुअर्टी एलिविएशन। ठीक है, गरीबी को कम करना इसका क्या था मेरे दोस्त? उद्देश्य था। आ गई बात समझ में यहां तक? गरीबी कम करना, गरीबी उन्मूलन, बिल्कुल सही आपने बताया, गरीबी उन्मूलन इसका उद्देश्य था मेरे साथियों। बहुत बढ़िया। टारगेट कितना रखा गया था इस पंचवर्षीय योजना में? लक्ष्य, लक्ष्य को हम कहते हैं टारगेट। तो इस पंचवर्षीय योजना में टारगेट रखा गया था 4.4%। ठीक है, मतलब देश में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 4.5% की रखी गई थी, मतलब 4.4% की रखी गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। 4.4% का टारगेट इसमें रखा गया था। प्राप्ति कितनी हुई मेरे साथियों? टारगेट तो इतना खासा रख लिया हमने, प्राप्ति कितनी करी? तो अचीव इस टारगेट से थोड़ा ज्यादा किया। कितना अचीव किया मेरे साथियों? तो इस टारगेट से थोड़ा सा ज्यादा किया, ज्यादा कुछ अंतराल नहीं आया। और कितना है वो? तो ध्यान रखिएगा, वो है मेरे दोस्त 4.8%। कितना? 4.8% की प्राप्ति। चार 4.8% की प्राप्ति हमने इसमें करी। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर, क्लियर है, क्लियर है। बिहार में आप फॉर्म भरा है, बिहार में फॉर्म भरा है, बहुत ही अच्छी बात है भैया। यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब अगली बात ध्यान रखना, हमने एक 20 फॉर्मूला प्रोग्राम भी इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया था। तो ध्यान रखना है मेरे दोस्त, मैं यहां लिखता हूं 20 सूत्रीय कार्यक्रम। क्या लिखूंगा? 20 सूत्रीय कार्यक्रम, जिसे आप लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो 20 फॉर्मूला प्रोग्राम। क्या बोलते हैं दोस्त?
20 फॉर्मूला प्रोग्राम। डेमो केवल आज तक चलेगा नेहा, है ना? बस आज लास्ट है, कल से एप्लीकेशन पर चलेगी। कल मतलब संडे है, मंडे से एप्लीकेशन पर चलेगी आपकी क्लासेस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 20 फॉर्मूला प्रोग्राम। मतलब कुल मिलाकर के 20 ऐसे सूत्र बताए गए थे जिससे हम देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा दें, वो बात कही गई है और कुछ भी नहीं, है ना? तो आपको तो ये याद रखना है कि 20 फॉर्मूला प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, 20 फॉर्मूला प्रोग्राम जो है इसी में शुरू किया गया। आप यहां पर देखेंगे मेरे दोस्त, 1975 भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इमरजेंसी की घोषणा जो है, आपातकाल की घोषणा जो है, वो भी इसी में की गई। तो ध्यान रखिएगा, आपातकाल की घोषणा। आपातकाल को हम लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। इमरजेंसी। इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। और इमरजेंसी कब लगी थी मेरे साथियों? तो 1975 में लगी थी। यह बात भी आपको ध्यान रखना, यह भी 5वीं पंचवर्षीय योजना से ही संबंधित है। फिर ध्यान रखना मेरे साथियों, 1974 में मैं आपको बताना चाहता हूं एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोग्राम, या इसी को हम बोलते हैं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हम इसे कहते हैं। और इसे हम कहते हैं मिनिमम नीड प्रोग्राम। एमएनपी। आजकल एमएनपी का मतलब कुछ और ही होता है ना? तो मिनिमम नीड प्रोग्राम जो है वो इसमें शुरू किया गया, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। चलिए आगे अगली बात करते हैं मेरे साथियों। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भी इसी में की गई। और ध्यान रखना, जो रीजनल रूरल बैंक है, आरआरबी जिसे हम कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक, ध्यान रखना, जिसको बोलते हैं 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आरआरबी, आरआरबी का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक। क्या बोलते हैं इसको? रीजनल रूरल बैंक हम इसे कहते हैं। तो मेरे दोस्त, रीजनल रूरल बैंक हम इसे कहते हैं, और इसे हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना इसमें की गई। आपको पता है ना, स्टार्टिंग में कुल 5 बैंकों की स्थापना की गई थी। आपको नहीं पता है, बैंकिंग नहीं पढ़ाया है, तो आएगा समझ में। दरअसल स्टार्टिंग में 5 बैंकों की स्थापना की गई थी। यूपी में 2 की गई थी, मुरादाबाद, और एक और क्या नाम है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मुरादाबाद एक जगह है, और दूसरा क्या है? राजू यूट्यूब 1 मिलियन। भाई एग्जाम में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्यों आएगा? आएगा, क्यों आएगा? चलिए ध्यान रखना, यूपी में 2 बैंकों की स्थापना की गई थी, और आपके हरियाणा में भी की गई थी, राजस्थान में भी की गई थी, पश्चिम बंगाल में भी की गई थी। तो कुल मिलाकर के 5 बैंकों की स्थापना की गई है, ठीक है? सर जी पहले का रिकॉर्ड क्लास है ना? हाँ बिल्कुल है, एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, ठीक है? गोरखपुर, बहुत बढ़िया। मुरादाबाद और गोरखपुर दोनों में की गई थी, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो ध्यान रखिएगा, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में इतनी सारी बात मैंने आपको बता दी। एक और बात चलते चलते लिख दो मेरे साथियों, वो बात यह है कि काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत भी की गई थी 1977-78 में। तो एक और बात यहां पर लिख लो, काम के बदले अनाज योजना, इसकी शुरुआत किसमें की गई थी? तो इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी मेरे साथियों। तो काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना,
तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत जो है वह आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी मेरे साथियों, कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आपको यहां तक? ठीक है, चलिए ये आज के लिए इतना ही करते हैं, शेष वार्ता अब मैं आपसे कल करूंगा मेरे साथियों। तो ये डेमो खत्म हो गए हैं, कल से मेरा मतलब मंडे। अब मंडे को हमारी क्लासेस एप्लीकेशन पर होगी, वहीं पर हम आपसे मुलाकात करेंगे। किसी का कोई डाउट हो तो देख लो। सर क्लास ऐप पर चलेगी? बिल्कुल प्रदीप जी, आपकी क्लास में तो एप्लीकेशन पर ही चल रही है ना, और अभी यूट्यूब पर भी चल रही है, लेकिन मंडे से ये क्लासेस सारी की सारी एप्लीकेशन पर होगी, है ना। शिवम कुमार कह रहे एमएनपी का क्या मतलब है? एमएनपी का मतलब है मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोग्राम या मिनिमम नीड प्रोग्राम भी हम इसे कह देते हैं। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को कौन कौन सी मुख्य चीजों की आवश्यकता होती है। तो रोटी कपड़ा मकान जो है वो मुख्य चीजों की आवश्यकता होती है। यूट्यूब पर नहीं चलेगी हमारी क्लास, अब कल से आपकी क्लास जो है, मतलब मंडे से अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास आपकी एप्लीकेशन पर चलेगी। तो भैया आज आपके पास में और मौका है, अगर आप क्लास खरीदना चाहते हो या ये कोर्स परचेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, रोहित ठाकुर बाय सर, नाइस, थैंक यू, ओके भाई, है ना। अमृता मौर्य थैंक यू सो मच, ओके भाई बहन। दुर्गा कुमारी बाय, ओके। नेहा निकिता, है ना। उसके बाद में प्रदीप भाई, शुभम भाई और द स्टाइलिश मैन, बहुत बढ़िया। प्रीति प्रजापति, खुशबू यादव जी बिल्कुल नमस्ते, आपको भी सबको नमस्ते। मनीष भाई, है ना। अमृता, मंजू, है ना। फिर प्रिंस, कुणाल और रोहित, नेहा, टारगेट एसएससी एग्जाम, बहुत बढ़िया, बाय 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 बाय। पीके चरण जी, ओके। इधर एप्लीकेशन में सोयब अली जी बिल्कुल, और पिंटू मीणा जी, शिवम कुमार जी, रंजना कुमारी। हाँ, एप्लीकेशन पर देखो, एएलपी की और DSSB की क्लासेस एप्लीकेशन पर ही चल रही है, और ये जो क्लासेस है वो यूट्यूब पर भी चल रही है, और कल से मतलब आने वाले मंडे से एप्लीकेशन पर ही चलेगी। तो टेंशन मत लो, कल संडे है, खूब कपड़े धो आप, कल क्लास नहीं होगी, खूब मजे करो। मैं भी अपने कपड़े धो लूंगा, गर्मी बहुत है दोस्त, है ना, तो उस गर्मी से छुटकारा भी पा लेंगे थोड़ा सा। बाकी कल आपसे मुलाकात करेंगे। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया सभी को, मिलते हैं आपसे परसों सोमवार को। धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।